नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे समाज शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में। और आज का वीडियो जो होगा वो लिखित टाइप की परीक्षा जो होने वाली है उसके लिए होगा, यानी अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नोत्तर के बारे में बहुत ही बारीकी के साथ सरल भाषा में आपको बताने का प्रयास करूंगा। यह क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पिछले कई वर्षों में परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं, तो उन सभी प्रश्नों को मैं चर्चा करूंगा। बेसिकली 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को मैं देखूंगा और 8 लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखूंगा और 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को मैं बताऊंगा। ठीक है, पेपर में यही फंडा जो है अपनाया जाता है, पेपर में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 10 के 10 आपको करने होते हैं। लघु उत्तरीय में 4 क्वेश्चंस करने होते हैं। 50 शब्दों में अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस, 150 शब्दों में या 200 शब्दों में आपको लघु उत्तरीय प्रश्न लिखने होते हैं। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बात की जाए दोस्तों तो 450 शब्द या 500 शब्दों में लिखना होता है और इनको 2 क्वेश्चन ये करने होते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ मैं चीजों को समझाने वाला हूं, कहीं पर भटकना नहीं आपको, ना तो कहीं पर जाना है, सब कुछ यहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, महामैराथन महासंग्राम रिवीजन क्लास है 2026-27 की परीक्षा के लिए बहुत ही बेस्ट तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। भारतीय समाज शास्त्र के अग्रदूत यानी कि पियोनियर्स ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, ये आपका पेपर का नाम है। एक एक विद्वानों के अनुसार जो भारतीय समाज शास्त्री रहे हैं उन्होंने क्या क्या योगदान दिया है समाज शास्त्र में, इसी चीज को आपको पढ़ना है बहुत ही बारीकी के साथ। इससे बाहर परीक्षा में कुछ नहीं आने वाला, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला, आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। एक दूसरा चैनल भी हमारा है जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही बेस्ट हो सकता है, खास करके को करिकुलर परीक्षाओं के लिए। अगर आपकी परीक्षा कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट आप 6 सेमेस्टर में है और आप पढ़ना चाहते हैं कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लेक्चर्स को, तो इसके कम से कम 10 से 12 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। को करिकुलर मास्टर चैनल बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत सारे जो है पिछले साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन मैंने दिया हुआ है, तो उन सभी को आप देख लीजिएगा। मात्र और मात्र जो है अगर इस वीडियो को देखकर चले जाए तो भी आपका हो जाएगा। बाकी को करिकुलर मास्टर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी प्रकार की को करिकुलर परीक्षाओं की तैयारी के लिए। और अगर पॉलिटिकल साइंस का, सोशियोलॉजी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र देखना है तो भी आप इस चैनल पर आपको मिल जाएगा को करिकुलर मास्टर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। और हमारा दूसरा चैनल है बीए करेकर, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करते हैं दोस्तों। चले, पहला क्वेश्चन आपका आ चुका, प्रोफेसर जीएस घुरिये को भारतीय समाजशास्त्र का पितामह क्यों कहा जाता है? प्रोफेसर जीएस घुरिये, जी माने होता है गोविंद, इस माने सदाशिवराव। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है बेटा? गोविंद, क्या नाम है इनका? गोविंद सदाशिवराव घुरिये। ठीक है, गोविंद सदाशिवराव घुरिये इनका पूरा नाम है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये पूरा नाम है। भारतीय समाजशास्त्री हैं और भारतीय समाजशास्त्र के जनक को इन्हीं को ही कहा जाता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो बड़े अच्छे विद्वान माने जाते हैं। और जीएस घुरिये की अगर बात की जाए, पूरा नाम ये लिखा भी हुआ है, डॉक्टर गोविंद सदाशिवराव घुरिये, भारतीय समाजशास्त्र का जनक या पितामह, फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी कहा जाता है। इसलिए इनको माना जाता है क्योंकि उन्होंने भारत में समाजशास्त्र को एक व्यवस्थित यानी सिस्टमेटिकल शैक्षणिक विषय के रूप में स्थापित किया, ताकि यह इसका अध्ययन यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में किया जा सके शिक्षा के उद्देश्य से। ऐसा जो है गोविंद सदाशिवराव घुरिये भाई साहब ने किया। उन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना करी। किसकी? इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाता है, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना किसने करी है? तो डॉक्टर जीएस घुरिये ने करी है, प्रोफेसर जीएस घुरिये ने करी है। ठीक है, और इन्होंने सोशियोलॉजिकल बुलेटिन नाम की एक पत्रिका भी निकाली थी, जो एक पत्रिका थी, और इस पत्रिका में समाज शास्त्र से रिलेटेड तमाम प्रकार की जानकारी छपी होती थी। ठीक है, किससे? इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी से एक पत्रिका निकाली सोशियोलॉजिकल बुलेटिन नाम से। किसने? गोविंद सदाशिवराव घुरिये ने, जीएस घुरिये ने। उन्होंने न केवल जाति बल्कि जनजाति और संस्कृति पर गहन शोध किया। इसके अलावा इन्होंने समाज शास्त्रियों की एक पूरी पीढ़ी तैयार करी कि किस तरीके से समाज शास्त्र का उद्भव, किस तरीके से उसका विकास हुआ है। पूरी डिटेलिंग इन्होंने अपनी पुस्तकों में, अपने सिद्धांतों में लोगों को बताया। जाति पर काफी अध्ययन किया जीएस घुरिये ने। ठीक है, इसके अलावा जनजातियों पर काफी काम किया, संस्कृति, कल्चर के बारे में बताया है। उदाहरण अगर समझे तो जाति व्यवस्था पर उनकी पुस्तक का नाम है कास्ट एंड रेस इन इंडिया। कास्ट एंड रेस, कास्ट माने क्या होता है? जाति। ठीक है, जाति, और रेस माने क्या होता है? प्रजाति। दोनों में अंतर क्या होता है दोस्तों? जाति क्या है और प्रजाति क्या है। अगर आपको ना पता हो तो आप यह जान लीजिए, जाति जैसे कि मान लेते हैं इसे
आपका वर्ण हो गया, वर्णों से जातियों की उत्पत्ति, वर्ण हो गया जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब इसमें आप देखते हैं शूद्र में, वैश्य में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में तमाम सारी जातियां हैं। तो जाति वो होती है, प्रजाति होता है। तो जाति जो है सांस्कृतिक आधार को डिनोट करता है, जातियां संस्कृतियों को दिखाती हैं, जबकि प्रजाति जो होती है दोस्तों, प्रजाति की अगर बात की जाए तो प्रजातियां जो होती हैं, ठीक है, ये क्या दिखाती हैं, ये जैसे चेहरे की बनावट कैसी है, जैसे आप क्रिस गेल को देखे होंगे, आप ब्रावो को देखे होंगे, आप पोलार्ड को देखे होंगे, उनका शरीर एकदम से लंबा चौड़ा, तो जैसे उनकी प्रजाति अलग है, ठीक है। ऐसे आप चाइना के लोगों को देखिए, पीली प्रजाति है, वो मंगोलाइड प्रजाति के हैं। ऐसे भारतीय लोग इंडो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति के हैं। ऐसे ही आप देखते हैं तो निग्रिटो, नीग्रो, ऐसे तमाम प्रकार की प्रजातियां हैं। शारीरिक बनावट, बाल के आकार, कपाल सूचकांक, माथा कितना चौड़ा है, नाक लंबी है, चपटी है, इसके आधार पर, जैविक बनावट के आधार पर जब बांटा जाता है मनुष्यों को तो उसको बोलते हैं प्रजाति। तो प्रजाति और जाति यानी सांस्कृतिक आधार पर, तो प्रजाति और जाति दोनों के बारे में पुस्तक लिखी कि भारत में कौन कौन सी प्रजातियां और कौन कौन सी कास्ट यानी जातियों के बारे में विस्तार से चर्चा करी। आज भी समाजशास्त्र का आधार मानी जाती है ग्रंथ, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आपने इन चीजों को समझा। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, दूसरा प्रश्न डॉक्टर जीएस घुरिये के अनुसार अस्पृश्यता, अनटचबिलिटी का मूल कारण क्या है। अनटचबिलिटी माने छुआछूत, तो छुआछूत को खत्म किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा। लेकिन आप देखेंगे कि उससे पहले डॉक्टर जीएस घुरिये का मानना था अस्पृश्यता को लेकर के, अस्पृश्यता क्यों होती है, इन्होंने इसको कारण बताया था। क्या कारण है समझते हैं। प्रोफेसर जीएस घुरिये का मानना था कि अस्पृश्यता का विचार पवित्रता और अपवित्रता यानी कि प्योरिटी एंड पॉल्यूशन की भावना से जुड़ा हुआ है। उनके अनुसार यह भावना केवल व्यवसाय से नहीं बल्कि संस्कारों से भी जुड़ी रही। जो व्यक्ति संस्कारों को मानता है वो उसको एक प्रकार से जो है अस्पृश्यता जैसे किसी प्रकार की चीजों से नहीं दबाया गया। लेकिन जो संस्कारों को नहीं मानता या फिर संस्कार को एक प्रकार से, या जैसे मान लेते हैं आप भगवान के यहाँ स्थान पर जा रहे हैं और आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिस काम को करके आप पवित्र नहीं हैं, संस्कार आपको अपवित्र मानता है, अगर आप ऐसा काम करते हैं तो आप भगवान के स्थान पर नहीं जा सकते। नहा धो करके बढ़िया एकदम से फर्च मुद्रा में जाएंगे, सब एकदम से बिल्कुल वेल अप टू डेट, तभी भगवान के यहाँ पर आप जैसे जाएंगे सोच करके आप तुरंत पहुंच गए मंदिर में, तो आपको कोई अधिकार मिलेगा नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं पे मतलब पवित्रता की धारणा से जुड़ा हुआ है अस्पृश्यता, ऐसा जीएस घुरिये का मानना था। यही विचार जाति व्यवस्था की आत्मा है, जिसके कारण से समाज एक वर्ग को अछूत मान करके उसे मुख्य धारा से अलग रखा गया। क्यों? चूंकि वह क्या है, वह अपवित्रता की अवधारणा से जुड़ा हो। जैसे कि उदाहरण के रूप में मैला ढोने का काम अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो अपवित्र माना जाता था। चमड़े का काम करने वाला व्यक्ति, उसको अपवित्र माना गया, उसको अछूत कहा गया। ठीक है, ऐसे व्यवसायों को अपवित्र मान करके उनसे दूरी बनाना इसी मानसिकता का परिणाम है। ठीक है, चूंकि अगर कोई व्यक्ति चमड़े का काम करता है, गाय भैंस को ऐसे चमड़े उसके निकाल करके जूता चप्पल बनाता था, या फिर मैला ढोने का काम करता था, कूड़ा कबाड़ उठाने वाला, या ऐसे तमाम प्रकार के ऐसे कर्म करना जिससे समाज में एक अपवित्रता की मानसिकता बनी हुई है। ऐसे काम करके जब आप पूजा पाठ करने मंदिर में जाते हैं और ऐसे काम करके, या फिर आप साफ सुथरा होकर के जाए तो लोग कुछ भी सोचेंगे, लेकिन ऐसे काम करने वाले को अस्पृश्य मान ही लिया गया। मतलब चाहे नहा धोए जाए चाहे जैसे जाए, तो अगर वो आप चमड़े का काम करते हैं तो एक आध व्यक्ति ने किया, फिर उसकी तो उसका लड़का नहीं करता, लेकिन उस लड़के को भी अस्पृश्य मान लिया गया। मतलब कि उसकी पूरे जो है फिर आगे चल करके पूरी वंश वाला जो वंशावली है, पूरी पीढ़ी उसको अस्पृश्यता मान ली गई। ऐसा जीएस घुरिये कहते हैं। तो ये अपवित्रता से जुड़ा हुआ है अस्पृश्यता। ठीक है, यानी अस्पृश्य उन्हीं लोगों को माना गया जो ऐसे काम करते हैं जो कि समाज की दृष्टि से बहुत ज्यादा मतलब कि थोड़ा सा दूसरे टाइप का काम है, अपवित्र काम है। जैसे चमड़े का काम आप समझते होंगे कि जैसे चमड़ा निकाल करके, जैसे गाय है, गाय मर गई या भैंस मर गया या फिर कोई भी मर जाता, तो गांव वगैरह में आप देखते हैं आता है तमाम सारी चीजें। जैसे गांव में क्या होता है कि जैसे भैंस किसी की खत्म हो गई, अब जब भैंस खत्म हो गई दोस्तों, तो भैंस खत्म होने के बाद में फिर होता यह है कि उसका जो चमड़ा होता है उसको ले जा करके निकालते हैं। तो इससे क्या होता है, तो ये काम जो है जो लोग करके चमड़ा निकाल करके उससे जूता बनाते हैं, तमाम प्रकार की चीजें करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को ऐसे इसमें रखा गया अछूत वाले में। ठीक है, तो यही चीज अपवित्रता, जो अपवित्रता या अपवित्र काम करता था जो व्यक्ति, उसको अस्पृश्य मान लिया गया। और इस तरीके से ये चीजें, यह अवधारणा जो है आपके समक्ष आई। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है दोस्तों। प्रश्न, राधा कमल मुखर्जी की मूल्यों की समाजशास्त्र
की अवधारणा क्या है? मूल्यों का समाजशास्त्र। मूल्यों का समाजशास्त्र ने सोशियोलॉजी ऑफ वैल्यूज, मूल्यों का समाजशास्त्र की अवधारणा जो दी है राधा कमल मुखर्जी जी ने, उसके बारे में बताएं। देखेंगे डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने बताया कि समाज केवल व्यक्तियों का समूह नहीं होता है, बल्कि यह मूल्यों का पर टिका, यानी समाज किस पर टिका? समाज के कुछ वैल्यू होते हैं, सोशल वैल्यूज, उन पर टिका हुआ होता है। उनके अनुसार मूल्य ही मानव व्यवहार को नियंत्रित करता और निर्देशित करते हैं। क्योंकि जो मनुष्य का समाज है वो केवल मनुष्यों के संगठन से नहीं बनता कि 10 मनुष्य इकट्ठा हो गए बस समाज कह जाएगा, वो मूल्यों की व्यवस्था होती है। जैसे कि मैकाइबर पेज ने कहा था कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ऐसे ही इन्होंने कहा कि भाई मूल्यों की एक व्यवस्था होती है समाज, ठीक है। वही मूल्यों के द्वारा मनुष्य का व्यवहार डिसाइड होता है, मनुष्य का व्यवहार कंट्रोल होता है। यह मूल्य क्या कहता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, मूल्य हमको यही बताता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। उन्होंने समाजशास्त्र को अर्थशास्त्र और पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी के साथ जोड़ करके देखा और कहा कि बिना नैतिक मूल्यों के समाज बिखर जाएगा। किसने कहा? राधा कमल मुखर्जी ने कहा कि अगर नैतिक मूल्य नहीं है तो समाज एकदम से बेकार हो जाएगा, समाज में लोग मारपीट करेंगे। यानी नैतिक मूल्य को मानना समाज का एक प्रकार से जरूरी है समाज के लिए। उदाहरण के रूप में ईमानदारी, परोपकार, अनुशासन, ये सब सामाजिक मूल्य हैं और एक नैतिक मूल्य भी है जो समाज में व्यवस्था को बनाए रखते हैं और समाज आगे चल करके अच्छा काम करता है। ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका आ चुका है, भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? बताएं। सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक, भारतीय राष्ट्रवाद का सामाजिक पृष्ठभूमि पुस्तक किसने लिखी है? इस सुप्रसिद्ध पुस्तक को लिखा बेटा किसने है? AR देसाई साहब ने इसको लिखा है। इस पुस्तक में उन्होंने मार्क्सवादी दृष्टिकोण यानी कि जो कार्ल मार्क्स थे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भारतीय राष्ट्रवाद का विश्लेषण किया गया है। कार्ल मार्क्स वह व्यक्ति है जो यह कहता था कि जो है धर्म जो है जनता के लिए अफीम का काम करता है। कार्ल मार्क्स ने ही दास कैपिटल नाम की पुस्तक लिखी। कार्ल मार्क्स ने ही वर्ग संघर्ष की विचारधारा दी। कार्ल मार्क्स ने ही अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया। दोस्तों, कार्ल मार्क्स ही वह व्यक्ति है जिसने कहा कि अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, अब तक का समाजों में वर्ग संघर्ष होता ही आ रहा है। इस तरीके से कार्ल मार्क्स वह व्यक्ति है जिसने तमाम प्रकार की अवधारणाएं दी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम का लेख लिखा, 1848 में प्रकाशित हुआ। इनके मित्र थे एंजल्स, उनके द्वारा मिलकर के इसने तमाम सारा काम किया। तो कार्ल मार्क्स जो है इसके दृष्टिकोण को से जो है भारतीय राष्ट्रवाद को जो है एनालिसिस किया, विश्लेषण किया। किसने? AR देसाई ने। और बताया कि कैसे ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में नए आर्थिक वर्गों का उदय हुआ और इन वर्गों ने किस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान करी, इस चीज के बारे में इन्होंने बताया। उदाहरण के रूप में उन्होंने कृषि के व्यवसायीकरण और नए मध्यम वर्ग के उदय को राष्ट्रवाद का आधार बताया। किसने? AR देसाई ने। अगला क्वेश्चन आपका चुका है, 5वां नंबर प्रश्न है, डॉक्टर MN श्रीनिवास की संस्कृतिकरण की परिभाषा दी। संस्कृतिकरण एक अवधारणा है। इसकी अगर बात की जाए, इसमें होता यह है दोस्तों, जैसे कोई बड़ी जाति है, बड़ी जाति जिसको प्रभु जाति कहते हैं, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये सब प्रभु जातियों में आती हैं। ये डोमिनेंट कास्ट कहते हैं, यानी कि जिनके पास पावर बहुत ज्यादा है, जिनके पास शक्ति है, जिनके पास खेत है, जिनके लोग समाज में ज्यादा रहते हैं, तो वो कोई भी जाति जिसके समाज में पावर पकड़ ज्यादा है उसी को प्रभु जाति कहा MN श्रीनिवास ने। अब जिसके पास पावर ज्यादा है उन जातियों को देख करके जो निम्न जातियां हैं, छोटी जातियां हैं, वो भी प्रभु जाति बनने का प्रयास करती हैं। वह भी बड़ी जातियों जैसे कपड़ा पहनेंगी, पहनावा ओढ़ावा, रहन सहन, खान पान, तौर तरीके, व्यवहार, सब वो प्रभु जाति यानी बड़ी जातियों जैसा करने लगती हैं जो छोटी जातियां होती हैं। साल 2 साल 200 साल 100 साल के बाद में वही जाति जो निचली जाति थी वो प्रभु जाति बन जाती है। इस प्रक्रिया को यानी कि निम्न जाति से उच्च जाति बनने की प्रक्रिया को संस्कृतिकरण कहा जाता है, MN श्रीनिवास भाई साहब ने कहा। ठीक है, लिखेंगे संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई निम्न हिंदू जाति या जनजाति किसी उच्च या द्विज जाति जो एक प्रकार से जिसका दोबारा जन्म होता है उसको द्विज जाति कहते हैं। द्विज जाति मतलब समझे, द्विज जाति दोस्तों उस जाति को कहते हैं जिसका दोबारा जन्म होता है। एक जन्म तो आपकी माता के गर्भ से होता है, ठीक है, ये पहला जन्म होता है, वो सभी व्यक्तियों का होता है। लेकिन एक दूसरा जन्म तब होता है जब आपका उपनयन संस्कार होता है और यज्ञोपवीत आप धारण करते हैं। कैसे? यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेयत सहजम पुरस्तात्
आयुष्यमग्रम प्रतिमोक्ष शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीत पहनने से व्यक्ति जो होता है वो एक प्रकार से पवित्र भी माना जाता है और उसका दोबारा से जन्म होता है, एक विद्यार्थी अध्ययन के लिए नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन मानवता के लिए। तो ब्राह्मणों का यज्ञोपवीत 8वें वर्ष, क्षत्रियों का 10वें वर्ष और वैश्य का 12वें या 14वें वर्ष जो है यज्ञोपवीत होता। तो ऐसी जातियां जो कि यज्ञोपवीत धारण करती हैं, उपनयन संस्कार जिनका होता है, उनका दोबारा से जन्म होता है, उसी को द्विज जातियां कहते हैं, इन्हीं को प्रभु जाति कहते हैं, जिसके पास ज्यादा होता। तो ये सब मैं आपको थोड़ा सा और बढ़ा करके बता रहा हूं, ठीक है। तो उसके रीति रिवाजों, विचारधाराओं और जीवन पद्धति किसके? द्विज जातियों की, बड़ी जातियों की, उच्च जातियों की, प्रभु जाति इसको कहा जाता है। एमएन श्रीनिवास ने प्रभु जाति की उदाहरणा दी। आपसे प्रश्न पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि प्रभु जाति की उदाहरणा किसने दी, तो एमएन श्रीनिवास ने ही दी है। एमएन श्रीनिवास दोस्तों इन्होंने कहा जो उच्च जाति है या निम्न जो द्विज जाति है, जो प्रभु जाति है, उसका रीति रिवाज, उसकी विचारधारा और उसकी जीवन पद्धति, लाइफ स्टाइल को अपनाती है। कौन अपनाती है? एक जनजाति अपनाती है। हिंदू की जो निम्न जातियां हैं वो अपनाती हैं इसकी उच्च जातियों के जैसे व्यवहार, रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा, रीति रिवाज, विचारधारा, जीवन पद्धति को अपनाते हैं। इसी को संस्कृतिकरण कहा जाता है। इसका उद्देश्य सामाजिक पदानुक्रम यानी कि हायरार्की में अपनी स्थिति को ऊंचा उठाना, ताकि समाज में उसकी रिस्पेक्ट बढ़े और समाज में वो भी बड़ी जाति जैसा रहे। किसी निम्न जाति के द्वारा, जैसे कि मान लेते हैं किसी निम्न जाति के द्वारा मांसाहार त्याग करके शाकाहार अपनाना और जनेऊ धारण करना सांस्कृतिकरण का उदाहरण है। जैसे कि एक शूद्र व्यक्ति जो है वो एक प्रकार से मांसाहार को त्याग करके, ठीक है, शाकाहार को अपनाता है, ब्राह्मणों जैसा आचार व्यवहार करता है और वो जनेऊ धारण कर लेता है, ठीक है, जनेऊ धारण करता है। तो उसके बाद में वह निम्न जाति, वह शूद्र व्यक्ति ब्राह्मण के जैसा हो जाता है, ठीक है। लगातार अगर ये अपनाता रहता है, ऐसे कृत्य करता, तो उसको समाज ब्राह्मण मान लेगा, ठीक है। ये संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है। अगला 6ठा नंबर क्वेश्चन आपका चुका प्रभु जाति के उदाहरण। डोमिनेंट कास्ट से आप क्या समझते हैं? मैंने आपको बताया था प्रभु जाति मतलब उच्च जातियां, बड़ी जातियां, ठीक है। एमएन श्रीनिवास ने इस अवधारणा को दिया है, ये बात ध्यान रखेंगे। एमएन श्रीनिवास भाई साहब के अनुसार प्रभु जाति वह जाति है जिसके पास किसी क्षेत्र विशेष में 3 प्रमुख चीजें हो। कौन कौन सी? पहली बात डोमिनेंट कास्ट का मतलब होता है, पहली बात क्या? पहली बात वो संख्या में ज्यादा हो, संख्यात्मक शक्ति, संख्या में वो ज्यादा जाति हो, ठीक है। दूसरी बात है आर्थिक शक्ति, यानी उसके पास ज्यादा भूमि हो, ज्यादा पैसे रुपए हो, ठीक है। और तीसरी बात राजनीतिक प्रभाव, यानी कि अगर उस नेता मंत्री भी उस जाति का हो। ऐसी जातियां उस क्षेत्र की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर अपना नियंत्रण रखती हैं और ऐसी जातियों को डोमिनेंट कास्ट कहा जाता है, प्रभु जाति कहते हैं, जो कि या तो संख्या में ज्यादा हो या फिर आर्थिक शक्ति जिसके पास ज्यादा हो या फिर राजनीतिक शक्ति ज्यादा हो। इन तीनों में अगर ज्यादा है तो वो प्रभु जाति कही जाती है, ये बात आप ध्यान रखें। उदाहरण के रूप में उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में यादव प्रभु जाति में आती हैं या फिर जाट प्रभु जाति में आती है। कर्नाटक में लिंगायत जातियां जो होती हैं प्रभु जाति में आती हैं, ठीक है। ये सब चीजें हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। डॉक्टर इरावती करबे, श्रीमती इरावती करबे ज्यादा कहना उचित होगा क्योंकि ये एक महिला समाजशास्त्री है। इनके अनुसार भाषाई क्षेत्र और नातेदारी में क्या संबंध है? डॉक्टर इरावती करबे ने अपनी पुस्तक किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, किनशिप माने होता है दोस्तों नातेदारी, नातेदारी का जो संगठन है भारत में रिश्तेदारी का, उसके बारे में आपको बताना है। तो इन्होंने बताया अपनी पुस्तक में कि भारत में नातेदारी यानी रिश्तेदारी की व्यवस्था भौगोलिक और भाषाई क्षेत्रों के आधार पर बदलती है। यह बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। किसके आधार पर? नातेदारी जो व्यवस्था होती है भौगोलिक और भाषाई क्षेत्रों के आधार पर बदलती है। क्लियर? उन्होंने उत्तर, दक्षिण, पूर्व और मध्य भारत के भाषाई क्षेत्रों के आधार पर नातेदारी के अलग अलग नियमों का वर्णन किया हुआ है। जैसे अलग अलग भाषा में नातेदारी का क्रम अलग अलग होता है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। जैसे आप देखते हैं शादी ब्याह होता है, नातेदारी जुड़ती है, रिश्तेदारी, कोई बुआ है, मामा है, पति पत्नी का घर है, ये सब चीजें, ठीक है। उदाहरण के रूप में उत्तर भारत में सपिंड विवाह वर्जित है। सपिंड विवाह का मतलब क्या होता है? सपिंड विवाह का मतलब दोस्तों होता है कि अगर एक ही पिंड के हैं, ठीक है, तो विवाह नहीं होगा, समझ रहे हैं। जबकि दक्षिण भारत में क्या है कि ममेरे फुफेरे भाई बहनों का विवाह प्रचलित हो जाता है। यानी कि अगर आपके मामा का लड़का है, फूफा का लड़का है, तो वो एक प्रकार से शादी मतलब कि कर सकते हो उससे। मामा की लड़की है, ठीक है, और आपकी मामा की लड़की, आप उससे शादी कर सकते हैं। किसमें? आपके बुआ का लड़का है,
ठीक है, उससे आप शादी कर सकते हैं, ठीक है, किसमें, दक्षिण भारत में अगर होते तो। लेकिन ऐसा सपिंड विवाह जो है आपको कहीं कहां पर नहीं मिलता है, जैसे आपके ही भाई के, आपके बहन के, जैसे मम्मी का भाई आपके मामा हुआ और आपके पापा की बहन बुआ हुई, तो बुआ और मामा ये सपिंड में आते हैं, एक ही जैसे हैं। तो ऐसे में इनके लड़कों का विवाह उत्तर भारत में वर्जित है, नहीं होता है, किसी भी कंडीशन में नहीं होता है, क्योंकि वो ममेरा भाई माना जाता है, ममेरी बहन मानी जाती है, फुफेरी बहन मानी जाती है, फुफेरा भाई माना जाता है। ऐसे में ऐसे कृत्य जो व्यक्ति करता है उसको पाप लगता है उत्तर प्रदेश में या फिर उत्तर भारत में। लेकिन दक्षिण भारत में ये चीज कॉमन सी बात है, लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो भाषा के आधार पर, धर्म और स्थान के आधार पर नातेदारी की जो अवधारणा है वो बदल जाती है। उत्तर भारत में सपिंड विवाह वर्जित है, यानी कि मामा फूफा के साथ आप नहीं कर सकते, उनकी लड़की के साथ, उनके लड़के के साथ, ठीक है, ये चीज होती है। अगला 8वां क्वेश्चन आपका आ चुका है, डीपी मुखर्जी, धुरजटी प्रसाद मुखर्जी इनका पूरा नाम है, भारतीय परंपराओं के अध्ययन पर क्यों जोर दिया इन्होंने? देखिए, धुरजटी प्रसाद मुखर्जी शॉर्ट फॉर्म में डीपी मुखर्जी के नाम से प्रसिद्ध है। इनका मानना था कि एक भारतीय समाजशास्त्री को सबसे पहले परंपराओं का पंडित होना चाहिए, यानी कि अगर भारतीय समाजशास्त्री कोई व्यक्ति है तो सबसे पहले भारत की ट्रेडिशन यानी भारत की परंपराओं को समझना उसके लिए मोस्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार भारतीय समाज में परिवर्तन पश्चिमी समाज की तरह नहीं होता, बल्कि यहां परिवर्तन परंपराओं के साथ आंतरिक द्वंद्व से पैदा होता है, ठीक है। क्या होता है यहां पर, परिवर्तन परंपराओं के साथ आंतरिक द्वंद्व से पैदा होता है। भारतीय समाज परिवर्तन पश्चिमी समाज की तरह नहीं होता है, ठीक है। यहाँ परंपराओं के साथ आंतरिक द्वंद्व होता है, उसके बाद में फिर कोई परिवर्तन होता है। उन्होंने कहा कि बिना परंपराओं को समझे हम आधुनिक भारतीय समाज को नहीं समझ सकते, इसीलिए पहले हमको परंपराओं को समझना पड़ेगा, फिर परंपराओं के बीच में क्या आंतरिक द्वंद्व चला उसको समझेंगे, फिर धीरे धीरे करके कैसे परिवर्तन हुआ, परिवर्तन की दिशा और दशा को समझेंगे, ठीक है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न, द्वंद्वात्मक परिप्रेक्ष्य का भारतीय समाज में प्रयोग किसने किया? द्वंद्वात्मक परिप्रेक्ष्य का भारतीय समाज में प्रयोग किसने किया दोस्तों? देखिए, भारतीय समाज के अध्ययन में द्वंद्वात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग मुख्य रूप से AR देसाई और DP मुखर्जी ने किया, ठीक है। इसका अर्थ है कि समाज को परस्पर विरोधी शक्तियों जैसे पूंजीपति बनाम श्रमिक या परंपरा बनाम आधुनिकता के टकराव और उससे उत्पन्न होने वाले परिवर्तन के माध्यम से समझना, इसी को एक प्रकार से कहा जाता है, क्या, इसी को कहा जाता है द्वंद्वात्मक परिप्रेक्ष्य। कि भाई भारतीय समाज में प्रयोग किसने किया द्वंद्वात्मक जो है इसका, तो AR देसाई ने किया, क्योंकि इसमें, और DP मुखर्जी ने भी। ऐसे परस्पर विरोधी पूंजीपति और श्रमिक यानी कि वर्ग, जो श्रमिक परंपरा है तो ये आपस में द्वंद्व करते हैं, ठीक है। परंपरा बनाम आधुनिकता, ये इसमें द्वंद्व चलता है, ठीक है, इस तरीके से। उदाहरण के रूप में AR देसाई ने भारतीय कृषि व्यवस्था में क्या किया, भारतीय कृषि व्यवस्था में जमींदारों और किसानों के बीच, जमींदार और किसान इनके बीच में संघर्ष को द्वंद्वात्मक रूप में देखा, ठीक है। इस तरीके से द्वंद्वात्मक पद्धति जो है आई समाज शास्त्र में। 10वां प्रश्न, रामकृष्ण मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी का समाजशास्त्र में क्या योगदान है? देखिए, रामकृष्ण मुखर्जी ने भारतीय समाज के अध्ययन में सांख्यिकीय और वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग पर बल दिया। उन्होंने ग्रामीण समाज, वर्ग संरचना और सामाजिक परिवर्तन का गहन विश्लेषण किया। उन्होंने पुस्तक मतलब उन्होंने व्हाट, हाउ, व्हाई यानी क्या, कैसे और क्यों के माध्यम से सामाजिक वास्तविकता को समझने पर जोर दिया। उदाहरण के रूप में उनके शोध कार्यों ने बंगाल के ग्रामीण समाज की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत किया। किसने? रामकृष्ण मुखर्जी, ठीक है। चलिए, खंड बा लघु उत्तरीय प्रश्नों को समझते हैं। हमारा दूसरा चैनल है दोस्तों, जहां पर आपको को करिकुलर का लेक्चर बहुत सारा मिल जाएगा और सब कुछ आपको मिल जाएगा। यहाँ पर को करिकुलर मास्टर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, PDF नोट सभी के आपको मिल जाएंगे। एक चीज और ध्यान रखेंगे, आपके लिए कोर्स की व्यवस्था कर दी गई है, मात्र 100 रुपए फीस में आपको PDF नोट्स मिल जाएगा। 9984 039 139 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर SMS कर दीजिएगा। क्या SMS करेंगे दोस्तों? SMS कर दीजिएगा महोदय आप अपना नाम, ठीक है, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में है अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। जैसे इस तरह लिख करके भेजेंगे, आपके पास एक QR कोड स्कैनर भेजा जाएगा। उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं। और ये 100 रुपए फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं। आपके घर में कोई चलाता है ऑनलाइन माध्यम तो वो भी फीस जमा कर सकता है। इस फीस को जमा करने से क्या होगा कि आप डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे, हमसे डायरेक्टली आप कनेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। डाउट वगैरह आपको बता दिया जाएगा वहां पर।
साथ ही साथ में यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, जैसे जो जो भी क्लास आपकी होने वाली होगी उसकी पहले से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। तो लाइव क्लास की लिंक भी ग्रुप में मिलती रहेगी, ठीक है। वीडियो लेक्चर जैसे जो भी आने आने वाले यूट्यूब वगैरह पर पिछली क्लासेस तमाम सर जो आपको ढूंढ नहीं मिलते हैं वो सब आपको यहाँ पर इकट्ठा मिल जाती है सबसे। ये सब तो आप यूट्यूब पर सर्च करके भी इधर उधर से देख पाएंगे, ठीक है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पीडीएफ नोट्स हमारे, जैसे परीक्षा जो ऑब्जेक्टिव होती है चाहे लिखित होती है, जैसे आपकी परीक्षा चाहे एमसीक्यूज बेस्ड हो रही है, ठीक है, तो इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और लिखित वाली परीक्षा हो रही तो उसके लिए, यानी ऑब्जेक्टिव परीक्षा हो चाहे लिखित परीक्षा हो, दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर की व्यवस्था कर दी गई है। ऑब्जेक्टिव लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे और लिखित वाले मतलब की जो पीडीएफ नोट से मिल जाएंगे। तो कई सारे प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि को करिकुलर वाला कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे विथ आंसर शीट। यानी जब भी आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे उनका आंसर नीचे एक चार्ट में बना रहेगा। जैसे कि मान लेते हैं आपके लिए मैं कोई चीज दिखा दे रहा हूं, जैसे कोई भी आपका पेपर दिखा दे रहा हूं, जैसे मान लेते हैं पेपर मेरे पास है 6 सेमेस्टर हिंदी का, हिंदी भाषा विज्ञान का पेपर है। अब ये पेपर में 100 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, ये क्वेश्चंस पेपर है। इसमें जो क्वेश्चंस है दोस्तों ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ये सब आते हैं। तो ये इन सभी की पीडीएफ तैयार कर ली गई है, ये सब पीडीएफ दोस्तों आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसका आंसर की जो है ये लास्ट में आप देखेंगे सबसे नीचे पीडीएफ में आंसर की भी आपकी लगी रहेगी और कौन सा किसका कौन सा सही पूरा यहाँ पर आपको मिलता रहेगा। ऐसे तमाम प्रकार के क्वेश्चंस आप यहाँ पर पेपर देख पाएंगे, तमाम प्रकार के ऐसे पीडीएफ आपके लिए बना हुआ है, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, सब कुछ आपको यहाँ पर समझ में आएगा और बारीकी के साथ मैं चीजों को बताता हूँ। सभी सब्जेक्ट का, हिंदी का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, ऐसे ही को करिकुलर के तमाम सारे पेपर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी यहाँ पर। तो आपको घबराना, जैसे कि मान लेते हैं ये क्वेश्चन पेपर है आपका कम्युनिकेशन स्किल का बीए बीएससी बीकॉम, ये आपका 6 सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। कब का पेपर है दोस्तों, ये 2024-25 का, यानी 25 का क्वेश्चन पेपर है। अब देखिए इसको मैंने सॉल्व कर लिया है, 100 क्वेश्चन इसमें है, इसके सोल्यूशन आपको यहाँ पर नहीं, ये यहाँ पर आप देखेंगे, ये इसका सोल्यूशन यहाँ पर आपको दिख जाएगा, पूरा सोल्यूशन इसका सॉल्व कर लिया गया है, ये पूरा पीडीएफ बन चुका है, ठीक है। इसमें आपको तमाम सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ऐसे तमाम प्रकार के क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, तो सब आपको सॉल्व करके मैं इसमें दे दूंगा, जिससे क्या होगा कि आप को सारे क्वेश्चन सबके यहीं पर आएंगे। किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत, आप किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जैसे आपका राम मनोहर लोहिया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, ठीक है। इसके अलावा जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, छत्रपति साहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, मां शाकुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजी प्यारे बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी लखनऊ विश्वविद्यालय से लेकर के तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप सभी लोग जो है परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप फीस जमा करके तुरंत जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो आपको पेपर 1 पेपर 2 का दोनों का नोट्स आपको मिलेगा, जो आपकी परीक्षा के लिए बेस्ट रहेगा। अब हम चर्चा करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही जबरदस्त है। लघु उत्तरीय का पहला क्वेश्चन, डॉक्टर जीएस घुरिये द्वारा प्रतिपादित, डॉक्टर जीएस घुरिये के द्वारा प्रतिपादित जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। देखिए डॉक्टर जीएस घुरिये ने जाति व्यवस्था की क्या प्रमुख विशेषताएं बताई हैं उसके बारे में समझते हैं। वैसे जीएस घुरिये ने जाति व्यवस्था की 6 विशेषताओं के बारे में ज्यादा कुछ बताया हुआ है। देखिए प्रोफेसर गोविंद सदाशिवराव घुरिये ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कास्ट एंड रेस इन इंडिया, जो कि 1932 में आई, उसमें भारतीय जाति व्यवस्था का विस्तृत और वैज्ञानिक विश्लेषण किया है। उन्होंने जाति को केवल एक सामाजिक समूह नहीं बल्कि एक जटिल संरचना माना हुआ है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को हम समझने का प्रयास करेंगे और बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को आपको बताने का भी प्रयास करें। जाति की प्रमुख विशेषताएं, पहली विशेषता दोस्तों, समाज का खंडात्मक विभाजन। घुरिये के अनुसार जाति व्यवस्था ने हिंदू समाज को कई बंद समूहों खासकर खंडों में बांट दिया है, ठीक है। व्यक्ति की स्थिति उसके गुणों से नहीं बल्कि उसकी जाति से निर्धारित होती है, ऐसा जीएस घुरिये साहब बताते हैं। तो समाज का खंडात्मक विभाजन करते हैं, पहली विशेषता। दूसरी जाति की विशेषता है कौन सा, सोपान क्रम, यानी हायरार्की। जात समाज में जो जातियां होती हैं वो सभी समान दर्जे की नहीं होती हैं, सबका क्रम ऊंचा नीचा होता है, कोई बड़ी जाति है कोई छोटी जाति, इस तरीके से समाज में होता है। तो समाज में जातियों का एक निश्चित ऊंच नीच का क्रम होता है, जिसमें ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान मिलता है और शूद्रों को सबसे निम्न स्थान प्रदान है जातियों में, ठीक है। ये एक प्रकार से सोपान क्रम या पदानुक्रम होता है, ये किसमें, समाज में जातियों की विशेषता। दूसरी विशेषता क्या जाति की, सोपान क्रम की। और पहली विशेषता समाज का खंडात्मक विभाजन। तीसरी विशेषता लिखेंगे जाति की, भोजन और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध है, यानी भोजन किसके यहाँ करना किसके यहाँ नहीं करना, सहवास किसके साथ करना किसके साथ नहीं करना है। जातियों के बीच खान पान के कड़े नियम होते हैं
कौन किसके हाथ का बना भोजन खाएगा या कौन किसके साथ बैठेगा, यह जाति तय करती है। ठीक है, किसके जाति यहाँ पर खाना है, किसके जाति पर नहीं खाना है, ये सब चीजें होती है। हालांकि अब तो सारे जाति सभी जातियों के यहाँ पर खाते पीते, कोई इशू नहीं है। चौथी विशेषता, नागरिक और धार्मिक अक्षमताएं। निम्न जातियों पर कई तरह की पाबंदियां, जैसे मंदिर प्रवेश निषेध पहले लगाया गया था। अब तो कोई भी जाति का व्यक्ति हो मंदिर आ जा सकता है, पहले उतना आदा नहीं था कि भाई पहले अगर जो चमड़े का काम करता था, मैला उठाता था, उसको मंदिर जाने का अधिकार नहीं था, लेकिन अब सभी को है। जबकि उच्च जातियों को विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं इन क्षेत्रों में। ठीक है, अगला पांचवी विशेषता, पेशे के चुनाव में प्रतिबंध। प्राचीन समय में प्रत्येक जाति का एक निश्चित व्यवसाय होता था और व्यक्ति अपनी इच्छा से पेशा नहीं बदल सकता। जैसे कुम्हार जो होगा, जो है मिट्टी का वो बर्तन बनाता था, बढ़ई लकड़ी का काम करता था। ठीक है, ऐसे ही नाई बाल काटता था, ऐसे ब्राह्मण पूजा पाठ हवन यज्ञ ये करवाते थे। ठीक है, अध्ययन अध्यापन करवाते थे, क्षत्रिय रक्षा करते थे। ठीक है, वैश्य लोग जो है व्यापार करते थे। इस तरीके से तमाम प्रकार के काम जो होते थे, यादव लोग जो है गाय भैंस का काम करते थे। ऐसे तमाम प्रकार के लोगों की जातियों के हिसाब से सब बटा हुआ था कि भाई इनका काम ये है, इनका काम ये है, सब डिसाइड था। लेकिन अब कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, और छठी विशेषता है और लास्ट विशेषता जाति व्यवस्था की, अंतर्विवाह, इंडोगेमी। यानी यह जाति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही है, व्यक्ति को अपनी ही जाति के अंदर ही विवाह करना अनिवार्य होता है। जैसे कि अगर शुक्ला है, मतलब कि अगर ब्राह्मण तो ब्राह्मण में शादी होगी, क्षत्रिय क्षत्रियों के यहाँ, वैश्य वैश्य में, शूद्र शूद्र में। ठीक है, इस तरीके से। यहाँ तक कि जैसे यादव है तो यादव की लड़की शादी होगी, मौर्य है तो मौर्य की लड़की शादी होगी उसकी। ठीक है, ऐसे ही मतलब कि जैसे जातियों में भी आप देखते हैं, जैसे शूद्रों में कई जातियां हैं, उन जातियों में अलग अलग जाति अपनी जाति में विवाह करेगी। शूद्र की दो जातियां हैं तो दोनों जातियां वो अपने ही जाति में विवाह करेंगे, अलग अलग में नहीं करेंगे। ठीक है, निष्कर्षतया घुरिये का मानना था कि जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज को स्थिरता तो दी, लेकिन इसने ऊंच नीच और भेदभाव को भी कहीं ना कहीं पे जन्म दिया। हालांकि वर्ण व्यवस्था का जब विकास हुआ था, ब्रह्मणो अस्य मुखमा सीधा बाहु राज्यान्या कृतः उरुत दशवैश्याः पदभ्याम शूद्रो जाता। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ये श्लोक है, इसमें ब्राह्मणों की उत्पत्ति, विराट पुरुष के मुखमंडल से, भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति और जंघों से वैश्य की उत्पत्ति और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति मानी जाती है। सबका क्रम बटा हुआ था और क्रम प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करते तस फल चाखा, क्रम के अनुसार पर सब कुछ बटा हुआ था। सारी चीजें जो है डिसाइड थी। ब्राह्मण लोग जो मतलब कि जो व्यक्ति अध्ययन अध्यापन करता था ब्राह्मण कहलाता था, जो रक्षा करता था क्षत्रिय कहलाता था। ठीक है, जो व्यापार करता था वैश्य कहलाता था, जो सभी की सेवा करता था और भी तमाम सारे काम करता था उसको शूद्र कहा जाता था। ठीक है, तो ये सब चीजें रही हैं। आगे दूसरा प्रश्न आपका आ चुका है दोस्तों। प्रश्न, डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास की संस्कृतिकरण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। मैंने शुरुआत में ही बताया था इसको। देखिए, एम.एन. श्रीनिवास ने भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तनों को समझने के लिए संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने मैसूर के कुर्ग लोगों के अध्ययन के दौरान इस प्रक्रिया को पहचाना। संस्कृतिकरण का अर्थ और प्रक्रिया की अगर बात की जाए, परिभाषा लिखेंगे, जब कोई निम्न हिंदू जाति, जनजाति या अन्य समूह किसी उच्च जाति, विशेष करके द्विज जाति, जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बता रखा, द्विज जातियां क्या होती है, बड़ी जातियां जो होती है उन्हीं को द्विज जाति, उन्हीं को प्रभु जाति कहते हैं। तो प्रभु जाति के रीति रिवाज को, कर्मकांडों को, उनकी विचारधारा को, उनकी लाइफ स्टाइल को, जीवन पद्धति को, बड़ी जातियों की जीवन पद्धति को, कर्मकांडों को, विचारधारा को, रीति रिवाजों को जो बड़ी जातियां करती हैं उसको छोटी जाति लोग अपना लेते हैं। तो ये अपनाने की प्रक्रिया जो होती है इसी को संस्कृतिकरण कहा जाता है। ठीक है, उद्देश्य इसका यह होता है कि इसका उद्देश्य आर्थिक लाभ नहीं होता है कि आर्थिक लाभ कमाने के लिए, बल्कि लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको समाज में पद मिले, समाज में उनको प्रतिष्ठा मिले। सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए छोटी जातियां बड़ी जाति बनने का प्रयास करती है, लगातार ये होता रहा है। और जाति पदानुक्रम में ऊपर उठना, यानी जातियों में जैसे कि वो हमेशा ब्राह्मण बनना चाहते, क्षत्रिय बनना चाहते, ताकि जो है वो ऊपर उठ सकते हैं और जो है उनका भी सम्मान होता रहे। ठीक है, परिवर्तन क्या हुआ कि इसमें निम्न जातियां मांसाहार छोड़ करके शाकाहार अपनाती हैं, शराब का त्याग करती हैं और जनेऊ धारण करती, क्योंकि जो व्यक्ति जनेऊ पहनता है वो ना तो मांसाहार कर सकता है और ना ही शराब पी सकता है। मांस मदिरा का सेवन व्यक्ति नहीं कर सकता जो जनेऊ धारण करता है। इसलिए जब छोटी जातियां जनेऊ धारण करती हैं तो मांस भी त्यागती हैं और शाकाहार को भी अपनाती हैं। ठीक है, और ये सब करके जनेऊ पहनती हैं, तो जनेऊ पहन लेती हैं तो उनको वेद पढ़ने का अधिकार है, पूजा पाठ, बड़े बड़े मंदिरों में अधिकार है, पूजा पाठ करने जैसे कार्यों को अपनाती हैं वो, तो वहां पर आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया होती है। इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया है, ये जल्दी नहीं होती है, एक लंबी प्रक्रिया है। और ये लंबी प्रक्रिया की अगर मैं बात करूं, ठीक है,
एक लंबी प्रक्रिया होती है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया दोस्तों क्या होती है? संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, एक लंबी प्रक्रिया होती है। यह कोई रातों रात होने वाला कोई परिवर्तन नहीं होता कि आज सुबह आप जो है चीजों को अपना लेते हैं और कल सुबह जब उठेंगे तो आपका बदल जाएगा। नहीं, 100-150 साल के बाद में आप देखते हैं परिवर्तन एक दो रातों में नहीं होता है। पदानुक्रम में ऊपर उठने के दावे को समाज के द्वारा स्वीकार किए जाने में कई पीढ़ियां लग जाती, कम से कम 100 वर्ष। ठीक है, 2-3 पीढ़ी जब आपकी ऐसे फॉलो करती रहती तो ब्राह्मण बन पाती है, ऐसे नहीं बन जाती है। मतलब कि वो काम अगर करती रहती है, एक आध दो पीढ़ी बीत जाएगी तो आप ब्राह्मण बन जाएंगे। तो इसे बोलते हैं संस्कृतिकरण की प्रक्रिया। निष्कर्षतया हम कह सकते हैं कि संस्कृतिकरण यह दर्शाता है कि जाति व्यवस्था पूरी तरह से स्थिर यानी स्टैटिक्स नहीं है, बल्कि इसमें नीचे से ऊपर की ओर गतिशीलता की संभावना बनी रहती है। अच्छा, उच्च जातियां निम्न जाति नहीं बनती, लेकिन निम्न जातियां जो है उच्च जाति पर चली जाती है। जैसे कि आप देखते हैं एक इंस्पेक्टर जो होता है वो कभी सिपाही दोबारा सिपाही नहीं बनता है। इंस्पेक्टर जो होता है और आगे बढ़ करके एसआई जो होता है वो दरोगा बन जाता है, उससे और ऊपर चला जाता है। ठीक है, वो एसएचओ बन जाता है। समझ रहे हैं चीजों को? तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इसमें क्या होता है, जाति में गतिशीलता विद्यमान है और जाति जो होती है वो नीचे से ऊपर तो जा सकती है लेकिन ऊपर से नीचे नहीं आती समाज में, और नीचे से ऊपर जाने की प्रक्रिया को संस्कृतिकरण कहा जाता है। इसमें एक पीढ़ी से 2 पीढ़ी का समय लग सकता है, कोई रातों रात प्रक्रिया नहीं है। ये किसने बताया? एम एन श्रीनिवास ने कहा। तीसरा प्रश्न, राधा कमल मुखर्जी के मूल्यों के समाज शास्त्र सोशलॉजी ऑफ वैल्यू पर एक विस्तृत लेख लिखिए। तो छोटा सा लेख था, विस्तृत लेख। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी भारतीय समाजशास्त्र के एक ऐसे स्तंभ है जिन्होंने समाजशास्त्र को मूल्यों और नैतिकता से जोड़ा। उनका मानना था कि समाज केवल हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं होता है, बल्कि मानवीय मूल्यों की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, मूल्यों का समाजशास्त्र देखेंगे। मूल्यों की परिभाषा मुखर्जी के अनुसार मूल्य वे सामाजिक मानक या लक्ष्य होते हैं जिनके आधार पर व्यक्ति अपने व्यवहार को सही या गलत मानता है। ठीक है, कि कौन सा व्यवहार सही करता है, कौन सा व्यवहार गलत करता है। समाज के जो वैल्यू होते हैं, नैतिकता हो गई, तमाम प्रकार के मूल्य होते हैं। उन मूल्यों के अकॉर्डिंग अगर आप काम करते तो आप अच्छा काम करते हैं, मूल्य के अगर इतर काम करते तो आप बुरा काम करते हैं। सामाजिक संगठन का आधार है मूल्य। समाज का अस्तित्व तभी तक है जब तक उसके सदस्य समान मूल्यों को अपनाते हैं, जैसे कि सत्य, अहिंसा, सहयोग पर ध्यान देते हैं, उनमें विश्वास रखते हैं, इन मूल्यों में, तभी समाज बना हुआ है। समाज आगे बढ़ेगा, विकास करेगा। अगर इन मूल्यों को व्यक्ति त्याग देगा तो समाज का पतन निश्चित हो जाएगा। यदि मूल्य खत्म हो जाएंगे तो समाज बिखर जाएगा, समाज टूट जाएगा दोस्तों। ठीक है, मूल्यों का पदानुक्रम भी आप दिखाई पड़ेगा। उन्होंने मुखर्जी साहब ने, राधा कमल मुखर्जी ने, उन्होंने मूल्यों को 2 भागों में बांटा। पहला है साधना मूल्य, जैसे कि भोजन, आवास, ये साधना मूल्य है। साधन मूल्य, साधना नहीं, साधन मूल्य। ठीक है, तो साधन मूल्य क्या होते हैं? जैसे भोजन और आवास। और साध्य मूल्य क्या होते हैं? आध्यात्मिक, शांति, प्रेम, न्याय, ये सब साध्य मूल्य है। तो साध्य मूल्य समाज को उच्च स्तर पर ले जाते हैं, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। विश्व दृष्टिकोण, मुखर्जी का मानना था कि भारतीय समाजशास्त्र को केवल पश्चिमी सिद्धांतों पर नहीं चलना चाहिए, बल्कि उसे अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को समझना चाहिए। यानी भारतीय समाज जो पुरानी परंपरा जो भारतीय समाज की, उसको हमको मानना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हमको चलना चाहिए, ना कि पश्चिमी जगत में जो चीजें बताई जाती है उसके अकॉर्डिंग हमको चलना चाहिए। तो इन्होंने इस चीजों को बताया कि भाई हमको जो है आगे बढ़ करके और हमको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के साथ हमको सामाजिक मूल्यों को बचा करके आगे बढ़ना चाहिए। निष्कर्षतया कह सकते हैं कि मुखर्जी साहब ने समाज शास्त्र को एक मानवीय चेहरा दिया। उनका मूल्यों का सिद्धांत आज के उपभोक्तावादी युग में और भी प्रासंगिक हो गया है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, चौथा नंबर प्रश्न दोस्तों। प्रश्न, डॉक्टर श्रीमती इरावती कर्वे द्वारा बताए गए नातेदारी संगठन किनशिप ऑर्गेनाइजेशन के क्षेत्रीय प्रकारों का वर्णन कीजिए। देखिए, डॉक्टर इरावती कर्वे एक प्रसिद्ध नृवंश विज्ञानी और समाजशास्त्री थी, महिला समाजशास्त्री थी। उनकी पुस्तक का नाम है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। भारतीय रिश्तों को समझने के लिए बाइबल मानी जाती है ये। ठीक है, बाइबल का काम जो होता है जो है ईसाइयों के लिए, वही काम जो है कहीं ना कहीं पे भारतीय समाज का जो सिस्टम है उसको समझने के लिए मानी जाती है। नातेदारी का क्षेत्रीय प्रकार उन्होंने बताया, पहला है
श्रीमती इरावती कर्वे ने पूरे भारत को नातेदारी के आधार पर 4 भाषाई क्षेत्रों में विभाजित किया। 4 भाषाई क्षेत्र। पहला है उत्तरी क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र में कुछ अलग टाइप की शादी होती है, दक्षिण में अलग, पूर्वी में अलग, पश्चिम में अलग, सभी में। यहाँ परिवार पितृवंशीय और पितृस्थानीय होते हैं, यानी कि पिता के अकॉर्डिंग ही सब कुछ होता है। चाहे अगर शादी होती तो महिला किसी दूसरे कास्ट की है, मतलब कि महिला का जाति दूसरा भी है, लेकिन वह एक प्रकार से जब पुरुष कहते तो पुरुष के पीछे जो टाइटल लगा होता है जाति का, वही टाइटल महिला के नाम के पीछे लग जाता है आधार कार्ड में बाद में। तो पितृवंशीय और पितृस्थानीय होते हैं, यानी कि महिला के यहाँ पर पुरुष जाकर के नहीं रहता, जबकि पुरुष के यहाँ पर महिला आकर के रहती है। ये सिस्टम चलता है। विवाह के नियम उत्तर प्रदेश में कड़े होते हैं, जैसा सपिंड विवाह नहीं कर सकते आप। सगोत्र यानी एक ही गोत्र के अगर आप हैं, तो एक ही गोत्र की कन्या है और आप भी उसी गोत्र के हैं, तो आप सिस्टर और ब्रदर हुए, यानी कि आप भाई बहन होंगे, आप शादी नहीं कर सकते। सपिंड विवाह, सप्रवर विवाह और सगोत्र विवाह उत्तर भारत में नहीं होते हैं। सपिंड माने जैसे आपकी मामा की लड़की है, आपके बुआ की लड़की है, आपके मामा का लड़का, आपके बुआ का लड़का है, तो आप उससे शादी नहीं कर सकते उत्तर भारत में, ठीक है। लेकिन दक्षिण भारत में यही चीज आप कर सकते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ पर आप नहीं कर सकते, ये सब सपिंड में आते हैं। ऐसे ही सप्रवर और सगोत्र होते हैं, जैसे कि मेरा गोत्र मान लेते हैं, गर्ग गोत्र है, शिवम शुक्ल नाम का मैं हूं। अगर कोई लड़की भी वो गर्ग गोत्र की है, ठीक है, तो वो गर्ग गोत्र की अगर लड़की, तो मेरी शादी उससे इसलिए नहीं होगी क्योंकि वह गर्ग गोत्र से है, मतलब कि वह मेरी सिस्टर होगी, इसलिए मेरी शादी उससे नहीं होगी। इसको बोलते हैं सपिंड सप्रवर। ये कहने का मतलब यह है कि सपिंड सप्रवर और सगोत्री विवाह जो है भारतीय समाज के जो उत्तर भारत के इलाके हैं वहां पर ऐसे शादियां, ऐसी विवाह नहीं होते हैं, ठीक है, तो वर्जित है ये। गांव के बाहर विवाह जो है अनिवार्य है, यानी कि अपने ही गांव में, उत्तर भारत में अपने ही गांव में विवाह भी नहीं होता, यानी गांव में ही, क्योंकि पूरा गांव जो होता है वो अपना भाई बहन ही माना जाता है, इसलिए गांव में भी शादी नहीं होती है। ये उत्तर भारत की बात कर रहे हैं, यानी कि एक गांव के ही व्यक्ति हैं, अपने गांव में शादी कर ले, ऐसा नहीं होता है, दूसरे गांव में शादी करेंगे, यानी अपने गांव के बाहर ही शादी आपको करना है, ये भी चीजें होती हैं, ठीक है। दूसरा तो यह है उत्तर भारत। दक्षिण भारत समझे। दूसरा दक्षिणी क्षेत्र, यहां नातेदारी उत्तर से भिन्न है। यहां ममेरे फुफेरे भाई बहनों यानी कि क्रॉस कजिन जो इसको आप बोलते हैं, उनके बीच विवाह को प्राथमिकता दी जाती है। यहां नातेदारी के शब्द भी उत्तर से अलग हैं। यहां पर नातेदारी यानी रिश्तेदारी जो होता है उसके लिए अलग शब्दों का प्रयोग होता है और अलग टाइप का उसकी परिभाषा भी है। कहने का मतलब ये कि जैसे एक लड़का, आप देखते साउथ की मूवीज में आप देखते हैं कि मामा के लड़की से, फूफा के लड़की से, मामा के लड़के से, फूफे के लड़के से शादी हो जाती है आमतौर पर। ये वहां पर नॉर्मल है, कॉमन सी बात है, प्राथमिकता दी जाती है भाई शादी हो जाए तो, क्योंकि अपने घर में एक दूसरे को जानते रहते हैं, इसलिए वहां पर शादी ये ऐसी हो जाती है। लेकिन उत्तर भारत में ऐसी शादियां मुश्किल से ही होती है, मतलब होती नहीं है जल्दी। मध्य क्षेत्र, अगला है मध्य क्षेत्र। यह उत्तर और दक्षिण का मिश्रण क्षेत्र होता है। इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्य आते हैं। यहाँ उत्तर के नियम भी चलते हैं और दक्षिण के भी नियम चलते हैं। कुछ जनजातियों में दक्षिण जैसी प्रथाएं भी हैं और बाकी उत्तर के ही नियम चलते हैं, लेकिन दक्षिण वाली परंपराएं भी कुछ जनजातियों में आपको देखने को मिल जाती है मध्य क्षेत्र में। और चौथा है आपका पूर्वी क्षेत्र। 4 क्षेत्रों में बांटा था इरावती कर्वे ने, किनसे मतलब कि संगठन को, कि किस तरीके से भारत में होता है। तो पूर्वी क्षेत्र, यह क्षेत्र मुख्य रूप से जनजातीय है, जैसे असम, नागालैंड। यहाँ मातृ सत्तात्मक व्यवस्था है, जैसे कि खासी और गारो जयंती जो है, मतलब कि गारो खासी जयंतिया, वैसे खासी और गारो जनजाति जो है वहां पर मातृ सत्तात्मक व्यवस्था है, यानी कि माता जो है मुखिया होती है और मातृ सत्तात्मक व्यवस्था है। और पितृ सत्तात्मक दोनों प्रकार के नातेदारी संगठन आपको मिल जाएंगे इन इलाकों में, ठीक है, पूर्वी क्षेत्रों में। निष्कर्षता कह सकते कि डॉक्टर श्रीमती इरावती कर्वे ने सिद्ध किया कि भारत एक सांस्कृतिक इकाई है, लेकिन भौगोलिक और भाषाई आधार पर यहाँ के पारिवारिक रिश्तों में आपको विविधता दिखाई पड़ती है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग सिस्टम से चीजें होती हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 5वां क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। प्रश्न है AR देसाई के अनुसार भारतीय राष्ट्रवाद के विकास के प्रमुख चरणों की विवेचना कीजिए। AR देसाई, इनका पूरा नाम है अक्षय रमन लाल देसाई। तो इनके एक प्रमुख मार्क्सवादी समाजशास्त्री थे। उनकी पुस्तक सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म भारतीय इतिहास को समझने का एक नया नजरिया देती है। उन्होंने राष्ट्रवाद को केवल एक राजनीतिक घटना नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों का परिणाम माना।
ठीक है। राष्ट्रवाद के विकास के कई चरण बताए इन्होंने। पहला चरण बताया कि प्रथम चरण 1885 तक शुरुआत थी। इस काल में राष्ट्रवाद का आधार नया मध्यम वर्ग था जो पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित था। जैसे राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक जो थे वो नींव रखते हैं प्रथम चरण में राष्ट्रवाद के विकास की। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फूले, तमाम प्रकार के आपके क्या नाम है, स्वामी विवेकानंद जी, दयानंद सरस्वती। दूसरा द्वितीय चरण 1885 से 1905 कांग्रेस का जो है नरम दल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। उसके साथ राष्ट्रवाद ने संगठित रूप लिया। इसमें शिक्षित मध्यम वर्ग और बुजुर्गा यानी पूंजीपति वर्ग की प्रधानता आपको दिखाई पड़ती है। फिर तृतीय वर्ग आता 1905 से 1918 गरम दल के नेता कांग्रेस के। 1905 में कांग्रेस दो भाग में बढ़ जाती है, नरम दल और गरम दल। इस चरण में राष्ट्रवाद का आधार व्यापक हुआ, एक बड़े स्तर पर राष्ट्रवाद को देखा गया और इसमें निम्न मध्यम वर्ग भी शामिल हो गया। स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, जन सामान्य को राष्ट्रवाद से जोड़ा गया, ये इसमें सबसे बड़ा काम किया गया। और चतुर्थ चरण जो रहा इसका राष्ट्रवाद के विकास का भारत में 1918 से 1934 गांधी युग। गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रवाद एक जन आंदोलन बन गया और मॉस मूवमेंट के रूप में गांधी जी ने काम किया और इसमें किसान, मजदूर वर्ग, महिला सभी लोग जो है सक्रिय भागीदारी रूप में आए। इस तरीके से आगे बढ़ा। पंचम चरण है 1934 से 1947 देश की आजादी का काल। इस अंतिम चरण में विभिन्न सामाजिक वर्गों, पूंजीपति वर्ग, किसान वर्ग, दलित वर्ग, युवा वर्ग, महिला वर्ग सभी के बीच अंतर्द्वंद और सहयोग बढ़ा, जिससे अंततः स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है। और इस तरीके से 5 चरणों के माध्यम से भारतीय समाज में राष्ट्रवाद के उदय के परिणाम स्वरूप भारतीय स्वतंत्रता मिल गई। देसाई का मानना था कि राष्ट्रवाद के हर चरण के पीछे विशेष आर्थिक हित और सामाजिक वर्गों का उदय जिम्मेदार रहा है। अलग अलग सामाजिक वर्गों के उदय से ही भारतीय समाज जो है वो उसका जो है उत्थान हुआ और वो आजादी के एक प्रकार से आजादी का रस पान कर पाया। छठा प्रश्न, डीपी मुखर्जी के परंपराओं के द्वंद्व सिद्धांत को समझाइए। दुर्जटी प्रसाद मुखर्जी, डीपी मुखर्जी की अगर बात की है तो भारतीय समाज शास्त्र का मार्क्सवादी दार्शनिक कहा जाता है इनको। उन्होंने भारतीय समाज को समझने के लिए परंपरा को सबसे महत्वपूर्ण माना, ट्रेडिशंस को। परंपरा और आधुनिकता के वजह से आपको द्वंद्व भी दिखेगा। परंपराओं का द्वंद्व, विस्तृत व्याख्या समझते हैं। देखिए परंपराओं की महत्ता, मुखर्जी के अनुसार भारतीय समाज में परिवर्तन व्यक्तियों से नहीं आता बल्कि समूहों और उनकी परंपराएं जो थी, परंपरा और समूह जो होता है अगर उसमें परिवर्तन हो जाता है, व्यक्तियों के समूह में और उसकी परंपरा में अगर परिवर्तन होगा समाज में तभी परिवर्तन आएगा। ऐसे केवल व्यक्तियों में परिवर्तन करने से या फिर समाज में परिवर्तन जो होगा केवल व्यक्तियों में परिवर्तन आने से नहीं आएगा। जब समूह में और समूहों की जो परंपराएं, ट्रेडिशंस उसमें परिवर्तन होगा तो समाज में परिवर्तन होगा, अन्यथा समाज में परिवर्तन का कोई मतलब नहीं रह जाता। द्वंद्व का क्या अर्थ होता है? उन्होंने बताया डीपी मुखर्जी साहब ने कि भारतीय समाज में हमेशा दो तरह की परंपराओं में टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष होता रहा है। पहला है आंतरिक परंपरा, जो पुरानी परंपरा है, भारतीय परंपरा है, पुरानी भारतीय व्यवस्था है उसमें, और दूसरी है बाह्य परंपरा, जैसे इस्लाम या पश्चिम जगत यानी कि जैसे पश्चिमी आधुनिकता हो या इस्लाम का आक्रमण भारत में हो। तो एक तो भारतीय परंपरा पहले से थी ही, इस्लामी आक्रमण बहुत सारे हुए, तुर्क वगैरह सब कुछ आए उन सभी का, और एक पश्चिमी आधुनिकता यानी कि जो आप देख डच, डेनिश, फ्रेंच, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश सब लोग आए यहाँ पर। तो इन सभी की परंपराएं, इन सभी का रीति रिवाज और अपनी भारतीय व्यवस्था, इन दोनों के बीच में हमेशा से द्वंद्व रहा। कुछ चीजें अपना ली गई, कुछ चीजें यहाँ से भारतीय व्यवस्था से इस्लाम ने सीखा, कुछ चीजें पश्चिमी जगत ने सीखा, कुछ चीजें पश्चिमी जगत से हमने सीखा, कुछ इस्लाम से सीखा। इस तरीके से इन दोनों में कभी कभी टकराव भी होता है, कभी कभी अलगाव भी, कभी कभी जुड़ाव भी, दोनों देखने को मिलता है। ये एक प्रकार से इन दोनों में द्वंद्व चला। परिवर्तन की प्रक्रिया ये हुई दोस्तों कि जब पुरानी परंपरा का नई विचारधारा से टकराव होता है तो उसमें या उससे एक संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस पैदा होता है जो समाज को आगे ले जाता है, यानी कि जुड़ जाती है, अच्छी चीजें मिल जाती है और बुरी चीजें खत्म कर दी जाती है। उदाहरण के रूप में आधुनिक भारतीय समाज ना तो पूरी तरह से पश्चिमी है और ना ही पूरी तरह से प्राचीन है, बल्कि यह परंपरा और आधुनिकता के बीच द्वंद्व के रूप में निकला है। यानी परंपरा और आधुनिकता, परंपरा क्या है? जो हमारी प्राचीन परंपरा थी, हमारी प्राचीन संस्कृति थी, उसका, और जो आधुनिकता आई, तमाम सारे इनोवेशन हुए, तमाम सारे भारत में आक्रमण हुए, उन सभी के परिणाम स्वरूप परंपरा और आधुनिकता के बीच मिलजुल करके एक नई परंपरा का निर्माण हुआ जो आज का भारतीय समाज है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि डीपी मुखर्जी का मानना था कि एक सच्चा भारतीय समाजशास्त्री वही है जो अपनी पुरानी परंपरा उसको गहराई से समझेगा
तो उसमें होने वाले बदलाव को भी देख सकेगा कि कैसे कैसे भारतीय समाज में बदलाव हुआ, किन सिचुएशन में क्या चीजें बदल गई। पहले हमको प्राचीन भारतीय व्यवस्था के बारे में, प्राचीन भारतीय जो परंपरा है, ट्रेडिशंस है एंशिएंट वाला, उसको हमको समझना पड़ेगा। फिर कैसे कैसे आक्रमण हुए और कैसे कैसे भारतीय समाज में बदलाव हुए हैं, उन बदलावों को आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, उसका विश्लेषण कर पाएंगे। तो जरूरत है हमको पुरानी परंपराओं को समझने की, ताकि हम उन बदलावों को समझे जो हमारे भारतीय समाज में आज दिख रहा है। डीपी मुखर्जी ने इस चीजों को बताया। 7वां क्वेश्चन है, एम एन श्रीनिवास की प्रभु जाति की अवधारणा की समीक्षा कीजिए। मैंने आपको बता भी दिया था। देखिए, एम एन श्रीनिवास ने रामपुरा गांव के अध्ययन के आधार पर प्रभु जाति का सिद्धांत दिया। यह सिद्धांत ग्रामीण भारत में शक्ति और राजनीति के ढांचे को समझने के लिए बहुत जरूरी है। प्रभु जाति के निर्धारक तत्व। पहली बात, श्रीनिवास के अनुसार किसी जाति को प्रभु जाति कहलाने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी थी। पहली शर्त है संख्यात्मक बल, यानी उस क्षेत्र या गांव में उस जाति के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा हो या अधिक हो, तभी उसको प्रभु जाति कहा जाएगा। दूसरी बात है आर्थिक शक्ति उसके पास होनी चाहिए, यानी कि गांव की अधिकांश कृषि योग्य भूमि जो है उस पर उसी जाति का अधिकार हो, मालिकाना हक भी हो और उसके पास रुपया पैसा भी हो, उस जाति को प्रभु जाति कहेंगे। तीसरी बात यह है कि राजनीतिक प्रभाव, स्थानीय राजनीति और पंचायतों में उस जाति का दबदबा होना चाहिए, जैसे प्रधान वगैरह, ब्लॉक प्रमुख वगैरह, जिला पंचायत, वो सब उसी जाति का हो, तो वो प्रभु जाति कही जाती है। और अगली बात है उच्च सामाजिक स्थिति। परंपरागत जाति पदानुक्रम में भी उनकी स्थिति बहुत नीची नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो जैसे बहुत नीची जाति के ना हो, परंपरागत दृष्टिकोण से देखे भी तो थोड़ा सा ऊंचे हो, जैसे कि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, ये सब, ठीक है। इसके अलावा शिक्षा और आधुनिकता व्यवसाय, यदि उस जाति के लोग शिक्षित हैं और सरकारी नौकरियों में हैं तो उनका प्रभाव और भी बढ़ जाता है। जैसे आप देखते हैं यूपीएससी का रिजल्ट निकला हो, चाहे यूपीपीसीएस का, सब अधिकतर बड़े वर्ग के लोग ही आ रहे हैं। हालांकि तमाम सारे लोगों ने उस पर कमेंटबाजी कर रहे हैं कि तमाम सारी चीजें हो रही है, हालांकि वो अलग की बात है। लेकिन अगर आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो आपको कोई दबा नहीं पाएगा, कितना भी आपको कोई दबाने की कोशिश करेगा, अगर आप शिक्षित हो तो आपको दबाने का प्रयास भी कोई नहीं करेगा। इसलिए शिक्षा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो शेरनी के दूध पीने वाले व्यक्तियों को शिक्षा रूपी उसको कोई दबा नहीं सकता है, ठीक है। निष्कर्षता हम कह सकते हैं कि प्रभु जाति वह समूह है दोस्तों जो गांव की अर्थव्यवस्था और राजनीति को नियंत्रित करता है। अक्सर अन्य जातियां भी इसी प्रभु जाति के जो है नक्शे कदम पर चलने का प्रयास करती हैं, और जब प्रभु जाति के जैसा व्यवहार करने का प्रयास छोटी जातियां करती हैं तो इसी प्रक्रिया को संस्कृतिकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। 8वां क्वेश्चन आपका आ चुका है। अक्षय रमनलाल देसाई, AR देसाई के राज्य संबंधी मार्क्सवादी विचारों का वर्णन कीजिए। देखिए, AR देसाई ने भारतीय राज्य यानी स्टेट के स्वरूप का विश्लेषण मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में किया। उन्होंने कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की अवधारणा की कड़ी आलोचना की। प्रमुख विचार जो रहा है अक्षय रमनलाल देसाई का, राज्य का स्वरूप। देसाई कहते हैं कि भारतीय राज्य वास्तव में एक पूंजीवादी राज्य है। कैसा राज्य है भारतीय राज्य? पूंजीवादी राज्य है। यह दिखने में तो कल्याणकारी आपको लगता है, वेलफेयर स्टेट है, लेकिन असल में यह पूंजीवादी वर्ग के हितों की रक्षा करता है। आज भारत में जाहिर सी बात है, अक्षय रमनलाल देसाई की ये बात बिल्कुल सत्य है, जिसके पास पूंजी है, पैसा खूब ज्यादा है, सरकार भी उसका सुनती है। गरीबों का वेलफेयर यानी कल्याण करने के लिए सरकार भी पीछे हटती कभी कभी। कहने का मतलब ये दोस्तों कि पूंजीवादी राज्य का मतलब ये होता है कि जो हर सेक्टर उस प्राइवेट हो जाए, वो पूंजीवादी देश होता है। जैसे अमेरिका है, ठीक है, और रूस क्या है? समाजवादी है। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का देश है, यहाँ पर सरकारी बस भी है, प्राइवेट बस भी है। मैंने कहने का मतलब यह है कि भारत दिखने में तो कल्याणकारी दिखता है कि भारत एक वेलफेयर कंट्री है, कहा गया है नीति निर्देशक सिद्धांत में, भारतीय संविधान के, लेकिन वास्तव में है नहीं। असमान विकास, रमनलाल देसाई ने तर्क दिया कि राज्य की नीतियां अमीरों को और अमीर और गरीबों को और गरीब बना रही हैं। ये बात उन्होंने बताई, बिल्कुल सही बात कही। लोकतंत्र का दिखावा मात्र है। देसाई का मानना था कि जब तक आर्थिक असमानता है, किसी के पास ज्यादा पैसा, किसी के पास कम पैसा है, तब तक राजनीतिक लोकतंत्र केवल एक दिखावा मात्र रह जाएगा, क्योंकि सत्ता हमेशा ताकतवर वर्ग के पास ही रहती है, वो निचले वर्ग के पास नहीं जाएगी। इसलिए जो है वेलफेयर स्टेट भारत नहीं, इसको बताया। समाधान, वे मानते थे कि केवल समाजवादी क्रांति ही समाज में वास्तविक समानता ला सकती है, और ये बात उन्होंने कही। निष्कर्षतः देसाई ने भारतीय समाज के अध्ययन में वर्ग संघर्ष और राज्य की भूमिका को केंद्र में रख करके समाज शास्त्र को एक नई दिशा प्रदान करने का काम किया था। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को समझते हैं हम। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को अगर बात की कर ली जाए दोस्तों तो समझेंगे।
को करिकुलर मास्टर हमारा दूसरा चैनल है, वहां पर बहुत सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे को करिकुलर यानी कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के। पहला क्वेश्चन से भारतीय समाजशास्त्र के विकास में डॉक्टर जीएस घुरिये के योगदान का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। देखिए डॉक्टर जीएस घुरिये को भारतीय समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। उन्होंने एक ऐसे समय में भारतीय समाज का अध्ययन शुरू किया जब समाजशास्त्र भारत में अपनी पहचान बना रहा था। घुरिये ने न केवल सैद्धांतिक ढांचा तैयार किया बल्कि शोध की एक मजबूत परंपरा भी शुरू की थी। प्रमुख योगदान की अगर बात की जाए तो संस्थागत विकास। घुरिये ने बॉम्बे विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग को ऊंचाइयों पर पहुंचाया और उन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना करी और सोशियोलॉजिकल बुलेटिन नाम की पत्रिका भी वहां से निकालना शुरू कर दिया, जिससे भारतीय विद्वानों को एक मंच प्रदान हुआ। और भारतीय विश्वविद्यालय में इंडियन मतलब की बंबई विश्वविद्यालय में सबसे पहले समाजशास्त्र का अध्ययन शुरू हुआ। इसका भी श्रेय जीएस घुरिये को जाता है, इसीलिए भारतीय समाजशास्त्र का जनक इनको कहा जाता है। तो भारत में सबसे पहले अगर किसी विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन शुरू हुआ व्यवस्थित तौर पर तो बंबई विश्वविद्यालय था, और उत्तर प्रदेश में तो लखनऊ विश्वविद्यालय में। जाति व्यवस्था का वैज्ञानिक विश्लेषण। देखिए उनकी पुस्तक कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ये पुस्तक किसकी है? जीएस घुरिये की। इस पुस्तक में जाति के अध्ययन में मील का पत्थर ये पुस्तक मानी जाती है, माइलस्टोन मानी जाती है। उन्होंने जाति की 6 प्रमुख विशेषताओं का खंडात्मक मतलब की जाति की 6 विशेषताएं बताई कि जाति की व्यवस्था की 6 विशेषताएं मैंने लघु उत्तरीय प्रश्न में देख ही लिया है। खंडात्मक विभाजन, सोपान क्रम, खान पान पर प्रतिबंध, अपनी जाति में विवाह करना, ये सब चीजें जो आज भी मान्य है। जनजातीय अध्ययन। घुरिये ने जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा, बैकवर्ड हिंदूज कहा। उन्होंने बेरियर एल्विन के पृथक्करण के सिद्धांत का विरोध किया और कहा कि जनजातियों का भला हिंदू समाज के साथ आत्मसातीकरण में ही होगा, यानी वो अलग ना हो, हिंदुओं के साथ मिल जाएंगे अगर जनजातियां तो वह एक प्रकार से आगे बढ़ पाएंगी, उनका अस्तित्व बचा रहेगा। भारतीय साधु और धार्मिक संस्थाएं। उन्होंने भारतीय संस्कृति को समझने के लिए साधुओं, धार्मिक परंपराओं और सामाजिक उत्सवों का गहन अध्ययन किया। उनका मानना था कि धर्म भारतीय समाज की आत्मा होता है और भारतीय समाज की जो आत्मा है वो धर्म में बसती है। नगरीय समाजशास्त्र की बात। उन्होंने सिटीज एंड सिविलाइजेशन जैसी पुस्तकों के माध्यम से सिटीज एंड सिविलाइजेशन नाम की पुस्तक लिखी, शहर एंड सभ्यता। इन पुस्तकों को लेकर के इस पुस्तक के माध्यम से भारत में नगरीकरण के प्रभावों और नगरों के विकास पर प्रकाश डाला उन्होंने, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आलोचनात्मक मूल्यांकन अगर करने की बात की जाए लिखेंगे, हालांकि घुरिये का योगदान महान है लेकिन कुछ विद्वान उनकी आलोचना भी करते हैं। आलोचकों का मानना है दोस्तों कि उनका दृष्टिकोण जो है जीएस घुरिये का बहुत अधिक ब्राह्मणवादी या शास्त्रीय है, इंडोलॉजिकल है। उन्होंने समाज को उन्हीं ग्रंथों के आधार पर देखा जो उच्च जातियों के द्वारा लिखे गए थे। साथ ही जनजातियों को पिछड़ा हिंदू कहना भी कई आधुनिक समाजशास्त्रियों को तर्कसंगत नहीं लगता, इसलिए इनकी आलोचना भी लोगों ने करी। हालांकि आलोचना के बावजूद भी, तमाम आलोचनाओं के बावजूद जीएस घुरिये ने भारतीय समाज शास्त्र को एक दिशा दी। उनके बिना भारतीय समाज का अकादमिक अध्ययन अधूरा ही माना जाएगा और भारतीय समाजशास्त्र के जनक है, ऐसे ही नहीं बन गए, बहुत सारा अच्छा काम किया इन्होंने। अगला क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न आपका आ चुका दोस्तों। एम एन श्रीनिवास द्वारा प्रतिपादित आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन और पश्चिमीकरण की अवधारणाओं का विस्तृत व्याख्या कीजिए। देखिए मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास इनका पूरा नाम है, मैसूर नरसिम्हाचार्य एम एन श्रीनिवास। इन्होंने भारतीय समाजशास्त्र में हो रहे ढांचागत परिवर्तनों को समझने के लिए 2 महत्वपूर्ण शब्द दिए, पहला पश्चिमीकरण शब्द और दूसरा आधुनिकीकरण। इन दोनों शब्दों के द्वारा भारतीय समाज में परिवर्तन होता रहा है। उन्होंने बताया कि कैसे ब्रिटिश शासन के बाद भारतीय समाज अपनी पुरानी केचुली छोड़कर, केचुली मतलब होता है पुराना जो कबर है ऊपर का, उसको छोड़ करके नया रूप ले रहा है भारतीय समाज, इसके बारे में बताया। पश्चिमीकरण, वेस्टर्नाइजेशन, इसका अर्थ है श्रीनिवास के अनुसार पश्चिमीकरण वह परिवर्तन है जो भारत में लगभग 150 वर्षों के ब्रिटिश शासन के परिणाम स्वरूप आया, क्योंकि भारत में ब्रिटिश शासन रहा है लगभग 150-200 वर्षों से, ठीक है, और शासन किया इंग्लैंड के लोगों ने, इसलिए उन लोगों के तमाम प्रकार के तौर तरीके हमने सीखे। इसमें तकनीक, संस्थाओं, विचारधारा और मूल्यों में होने वाले तमाम परिवर्तन पश्चिमीकरण के द्वारा शामिल हुए हैं। प्रभाव के रूप की अगर बात की है, जैसे बाहरी स्तर पर आप देखें खान पान हमने देखा उनका, तो उनके जैसा अपनाया भी बहुत सारा। पहला वैसे कोट पैंट वगैरह वही लोग पहनते थे, हम लोग धोती कुर्ता गमछा वाले थे। रहन सहन के तरीके भी बदले। आंतरिक स्तर, तार्किकता, ठीक है, मानवतावाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे नए मूल्य भी हमने उन्हीं लोगों से सीखे, ब्रिटिशर्स से और यूरोपीय कंट्रीज से।
विशेषता यह है कि पश्चिमीकरण केवल उच्च जातियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने धीरे धीरे पूरे भारतीय समाज को प्रभावित किया। आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन, इसका अर्थ है कि आधुनिकीकरण एक व्यापक शब्द है। यह केवल पश्चिमी देशों की नकल नहीं है, बल्कि यह एक वैचारिक परिवर्तन है। इसमें विज्ञान, तकनीकी और तार्किक सोच को प्रधानता दी जाती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। मुख्य तत्व की अगर बात की जाए दोस्तों, तो साक्षरता में वृद्धि, नगरीकरण, राजनीति में सहभागिता और पुरानी रूढ़ियों का त्याग, ये सब जो है आधुनिकीकरण में शामिल हो जाता है। भारतीय संदर्भ में अगर देखें तो भारत में आधुनिकीकरण और परंपरा साथ साथ चलते हैं। श्रीनिवास ने बताया कि भारत में लोग आधुनिक तकनीक जैसे कि मोबाइल, कंप्यूटर तो अपना लेते हैं, लेकिन अपनी धार्मिक परंपराओं को नहीं छोड़ते हैं। आजकल मोबाइल में ही आरती, स्वस्तिवाचन और सब कुछ लोड कर करके व्यक्ति अपनी पुरानी परंपराओं को समझ पा रहा है। ग्रंथ नहीं तो वो अपना फोन में ही स्क्रीनशॉट लेकर के रख ले रहा है। दोनों में अंतर, पश्चिमीकरण एक संकीर्ण शब्द है जो केवल पश्चिम के प्रभाव को दिखाता है, जबकि आधुनिकीकरण जो होता है एक बौद्धिक शब्द है जो कि संपूर्ण समाज से लिया गया तमाम प्रकार की चीजों को दिखाता है। दुनिया के किसी भी हिस्से से आए अच्छे और तार्किक विचारों को अपनाने की बात करता है आधुनिकीकरण। इसीलिए पश्चिमीकरण कह देना थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है, थोड़ा छोटा हो जाता है, जो कि पश्चिम के देशों से ये विचार आए उसको पश्चिमीकरण कहते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण, तो इससे अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग देशों से जो भी जानकारी नई नई मिली वो सब आधुनिकीकरण में आ जाती है। निष्कर्षतया एम.एन. श्रीनिवास ने इन अवधारणाओं के माध्यम से यह सिद्ध किया कि भारतीय समाज बदल रहा है, लेकिन वह अपनी जड़ों को पूरी तरह नहीं काट रहा है। यह परिवर्तन के साथ निरंतरता का बेहतरीन उदाहरण है, यानी पुरानी परंपराओं को साथ में रख करके ही नई परंपराओं को अपनाता है। अगला, तीसरा डॉक्टर श्रीमती इरावती कर्वे द्वारा प्रस्तुत भारत में नातेदारी संगठन का विस्तृत और तुलनात्मक वर्णन कीजिए। इसको तो मैंने बता ही दिया है, फिर से समझ लीजिए। इरावती कर्वे ने भारतीय समाज को समझने के लिए नृवंश विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी और समाज शास्त्र का अद्भुत मेल प्रस्तुत किया। ठीक है, उनकी कालजयी रचना है, मतलब कि हमेशा से प्रासंगिक रचना को कालजयी कहते हैं। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया भारतीय सामाजिक संरचना को समझने का सबसे प्रामाणिक स्रोत है। उन्होंने सिद्ध किया कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में रिश्तों की पहचान और उनके नियम भौगोलिक और भाषाई सीमाओं से बंधे हुए नहीं रहते हैं। तो उत्तरी क्षेत्र में सब बता ही दिया, सब बता ही दिया था। दक्षिणी क्षेत्र हो गया, ठीक, विवाह के नियम तुलना में, जहां उत्तर भारत में अजनबियों के बीच होता है, वही दक्षिण भारत में अपनों के बीच में संबंधों को बनाने के मजबूत होता है। मध्य क्षेत्र भी मैंने आपको बता दिया था, पूर्वी क्षेत्र भी आपका हो गया था। निष्कर्ष तो ये क्वेश्चन हो गया था। अब इसको समझते हैं। ये भी अच्छा, रमनलाल देसाई का मार्क्सवादी दृष्टिकोण के भारतीय समाज में अध्ययन, ये भी आपका हो ही गया समझो। ये भी मैंने आपको बताया ही हुआ है, ठीक है, इसमें, ठीक है। द्वंद्वात्मक पद्धति, देसाई ने समाज को परस्पर विरोधी शक्तियों के टकराव के रूप में देखा, जैसे जमींदार बनाम किसान, पूंजीपति बनाम श्रमिक, ये सब चीजें मैंने आपको बता ही रखी, ठीक है। लघु उत्तरे बता दिया, तो ये सब आपका हो गया है। तो इसी को दीर्घ उत्तरे में लिखने के लिए पीडीएफ आप देख सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है तो एसएमएस कर दीजिएगा 9984 039 139, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर, अपने सेमेस्टर का नाम लिख के भेज दीजिएगा। बाकी इसका मॉडल पेपर मैं और दूंगा, ये भी एक मॉडल पेपर था, इसके अलावा और भी तमाम मॉडल पेपर आपको मिलेंगे। और जो हमारे 2025 वाले मॉडल पेपर है दोस्तों, उसको आप जरूर देख लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2025 में जो मैंने पढ़ाया हुआ है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दौरान मेरी शादी अभी अप्रैल महीने में ही होगी, तो पूरा अप्रैल में व्यस्त रहूंगा। मई में वही 10-12 मई के बाद में जाकर के थोड़ा सा मैं 5-6 मई 7 मई के बाद में थोड़ा सा फ्री होऊंगा, क्योंकि ये पूरा अप्रैल व्यस्तता रहेगी। अभी थोड़ा सा 2-3 दिन का समय बचा हुआ है, उसी में पढ़ा रहा हूँ। बाकी हो सकता है बीच में पढ़ाई जो है थोड़ी सी ब्रेक करनी पड़े, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि वीडियोस आपकी देते रहूं, ठीक है। शादी के दिन भी एक आध वीडियो अपलोड कर दूं, मैं कोशिश यही करूंगा। लेकिन आप लोग थोड़ा सा, मैं जो प्रयास कर रहा हूं, जैसे 2025 का जो मॉडल पेपर है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वैसे भी आप सर्च करेंगे शुक्ला स्टडी पॉइंट पर। क्या सर्च करेंगे, ठीक, क्या सर्च करेंगे दोस्तों, क्या सर्च करेंगे, इसे सर्च करेंगे सोशियोलॉजी BA 6 सेमेस्टर शुक्ला स्टडी पॉइंट। लास्ट में आप शुक्ला स्टडी पॉइंट लिख देंगे तो मेरी वीडियोस आएंगी, आप उनको देख लीजिएगा। 2025 की हो, 2026 की हो, 2024 की हो, कोई भी वीडियोस है आप उसको देखेंगे, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। तो प्लीज आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है। अगर आपको ये सब नहीं ढूंढना है तो आप, या फिर पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने हैं, आपको व्हाट्सएप पर हमारे जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं। मात्र 100 रुपए फीस लगता है। जैसे आप इतना लेकर के एसएमएस करेंगे, नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट नेम, सेमेस्टर का नाम, आपके पास एक QR कोड इसके अंदर भेजा जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं और किसी दूसरे से भी आप फीस जमा करवा सकते हैं। और जैसे फीस जमा करेंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपको लाइव क्लास की लिंक मिलती रहेगी, वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर नोट्स आपको मिलता रहेगा। ऐसा नहीं कि कोई सब्जेक्ट आपको, जैसे आपका सोशियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, हिंदी, हिस्ट्री, सभी का मिल जाएगा।
और को करिकुलर का मैंने 10 प्रैक्टिस सेट आपके लिए बना रखा है ऑब्जेक्टिव वाला, वो सबकी प्रैक्टिस सेट है, वो सबका आपका वीडियो लेक्चर, सभी का वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा दोस्तों। और वीडियो लेक्चर के साथ साथ उसका सभी का पीडीएफ नोट, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस जो है कोर्स की पीडीएफ नोट्स मिलेगा आपको, लिखने वाला भी और ऑब्जेक्टिव वाला भी। को करिकुलर का पेपर सभी विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव होता है, तो इसलिए पूरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आपको मिल जाएगा विथ आंसर शीट भी नीचे लगी रहेगी। मैंने जैसा आपको बताया था कि भाई ये जैसे को करिकुलर का पेपर है, इसकी आंसर शीट, ये आपकी आंसर शीट है, ये आंसर शीट, इसमें आंसर भी रहेगी पीछे नोट्स में, ठीक है। तो आप जुड़ सकते हैं। ऐसे ही ज्योग्राफी का, हिंदी का, हिस्ट्री का, सोशियोलॉजी का, सभी का ऑब्जेक्टिव का भी, लिखने वाला भी, सभी का आंसर के साथ मिलेगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में आप पढ़ते हैं, जुड़ सकते हैं। हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, वहां पर भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव लेक्चर 6 सेमेस्टर के कई विषय के अवेलेबल हैं, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देख सकते हैं। और आपको हमारे ग्रुप से जुड़ेंगे तो आपको सारी वीडियोस ग्रुप में मिलती रहेगी, नोट्स भी मिलता रहेगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बना रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।